नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू लाडला, एसोसिएट प्रोफेसर एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिश संविधान। अपन पढ़ रहे थे ब्रिटिश संविधान में कानून निर्माण प्रक्रिया अर्थात विधि निर्माण किस तरह से होता है। ब्रिटेन में जो कानून निर्माण की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को अपन दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में अपन ये देखेंगे कि विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, और दूसरे में अपन ये देखेंगे कि ये प्रक्रिया किस तरह से चलती है, किस तरह से पारित किए जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं विधेयक के प्रकार। मोटे रूप से विधेयक दो प्रकार के होते हैं, एक सार्वजनिक और एक होता है असार्वजनिक। सार्वजनिक विधेयक वो विधेयक होते हैं जो संपूर्ण जनता से संबंधित होते हैं, सबके हितों से संबंधित होते हैं। और असार्वजनिक विधेयक वो विधेयक होते हैं जो किसी विशेष स्थान, किसी विशेष निगम या किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए बनाया जाता है। इसी तरह जो सार्वजनिक विधेयक है वो दो तरह के होते हैं, निजी सदस्यों के विधेयक और सरकारी विधेयक। अगर किसी विधेयक को मंत्री प्रस्तुत कर रहा होता है सदन में तो वो कहलाता है सरकारी विधेयक। और यदि मंत्रियों के अलावा जितने भी जो विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं संसद सदस्यों के द्वारा या अन्य सदस्यों के द्वारा, वो कहलाते हैं निजी सदस्यों के विधेयक। सरकारी विधेयक भी दो तरह का हो सकता है, एक साधारण और एक होता है वित्तीय विधेयक। पैसे से संबंधित जो विधेयक होता है वो वित्तीय विधेयक में चला जाएगा, और इसके अलावा जितने भी विधेयक शेष रहते हैं वो कहलाते हैं साधारण या सार्वजनिक विधेयक। अब अपन देखते हैं सबसे पहले कि साधारण विधेयक जो है या सार्वजनिक विधेयक जो है वो किस तरह से पास किए जाते हैं, अर्थात इनकी प्रक्रिया किस तरह से है। ब्रिटेन में विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है, जब संसद इस प्रक्रिया को संचालित करती है, कॉमन सभा और लॉर्ड सभा, तो 7 स्तर में से होकर गुजरती है। पहला स्तर होता है प्रस्तुतिकरण या प्रथम वाचन। भारत की जैसी ही मिलती जुलती प्रक्रिया है ब्रिटेन में भी। प्रस्तुतिकरण या विधेयक का प्रथम वाचन अर्थात सदन में विधेयक को प्रस्तुत किया जाना। विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए 3 तरीके होते हैं ब्रिटेन में। एक होता है साधारण प्रस्तुतिकरण, और एक होता है 10 मिनट के नियम का प्रस्तुतिकरण, और तीसरा होता है विधेयक की व्यवस्था पर प्रकाश डालने वाला प्रस्तुतिकरण। साधारण प्रस्तुतिकरण देखिए, उसमें क्या होता है कि प्रस्तुत करने वाला जो व्यक्ति होता है, जो प्रस्तुतकर्ता होता है, वो विधेयक को प्रस्तुत करते समय कोई भाषण या कोई उद्देश्य इस तरह का कोई नहीं बताता है। केवल एक लिखित सूचना लिपिक को जो इंचार्ज होता है उसको दे दी जाती है, और निर्धारित तिथि के दिन उस विधेयक को वो प्रस्तुत करता है और उसकी छपवाने की आज्ञा प्राप्त कर लेता है और उसको छपवा दिया जाता है, और यही विधेयक का प्रस्तुतिकरण या प्रथम वाचन माना जाता है। दूसरा तरीका होता है 10 मिनट के नियम का प्रस्तुतिकरण। इसके अंतर्गत जैसे कि नाम से ही है 10 मिनट अर्थात संक्षिप्त चर्चा की जाती है। विधेयक को प्रस्तुत करने वाला जो व्यक्ति होता है, जो प्रस्तावक होता है, वो उसके बारे में बताता है, उसका महत्व और उसको लाने के कारण बताता है, और जो विरोधी पक्ष होता है वो उसकी कमियां बताता है, और संक्षिप्त चर्चा होती है। इसके पश्चात विधेयक को प्रस्तुत कर दिया जाता है अगर सदन सहमत होता है तो। और तीसरा तरीका जैसे नाम से स्पष्ट है, विधेयक की व्यवस्था पर प्रकाश डालने वाला प्रस्तुतिकरण, अर्थात इसमें विधेयक पर काफ़ी विस्तृत चर्चा होती है। प्रस्तुत करने वाला या जो सत्ता पक्ष होता है उसके उद्देश्य, उसका महत्व बताता है, उसके लाभ के बारे में बताता है, और विस्तृत भाषण देता है, और विपक्ष उसकी आलोचना करता है, और उसे भी अपनी बात कहने का पूरा अधिकार होता है। और फिर निर्णय मतदान के माध्यम से होता है कि विधेयक को रखा जाता है, और मतदान जब पक्ष में होता है तो विधेयक का प्रथम वाचन माना जाता है। इस तरह विधेयक को प्रस्तुत करने के 3 तरीके हैं। प्रथम वाचन के अंतर्गत साधारण प्रस्तुतिकरण जिसमें कोई चर्चा नहीं होती है, 10 मिनट के नियम का प्रस्तुतिकरण जिसके अंतर्गत संक्षिप्त चर्चा होती है, और फिर होता है विस्तृत चर्चा अर्थात व्यवस्था पर प्रकाश डालने वाला विधेयक, उस पर विस्तृत चर्चा होती है। इस तरह तीनों में से कोई भी एक तरीका अपना लिया जाता है ब्रिटेन में। फिर जब यहाँ पर विधेयक प्रथम वाचन में कंप्लीट हो जाता है, रखा हुआ माना जाता है, तो विधेयक चला जाता है द्वितीय वाचन में। द्वितीय वाचन में विधेयक की व्यवस्था पर, विधेयक की आवश्यकता पर वाद विवाद किया जाता है, और स्वीकार होने पर विधेयक को समिति के पास भेज दिया जाता है। सार्वजनिक जो विधेयक होते हैं, साधारण जो विधेयक होते हैं, वो चले जाते हैं विधेयक जो होते हैं वो द्वितीय वाचन के पश्चात समिति के पास चले जाते हैं, और समिति जो होती है
समिति स्तर, इसमें सार्वजनिक जो विधेयक होते हैं स्थायी समिति के पास जाते हैं। स्थायी समिति, देखिए ब्रिटेन में जो समितियां हैं विधेयक के अनुसार बनाई हुई होती है, तो जो सार्वजनिक विधेयक होगा स्थायी समिति के पास चला जाता है। विधेयक पर समिति उसके ऊपर विचार विमर्श करती है, धारा प्रतिधारा पर विचार विमर्श करती है और अपना एक प्रतिवेदन या अपनी एक रिपोर्ट सदन को देती है। देखिए, अगर विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है किसी विधेयक में तो वो प्रवर समिति के पास चला जाएगा, अन्यथा वो स्थायी समिति के पास चला जाता है। समिति की रिपोर्ट आने के पश्चात नेक्स्ट स्तर आता है प्रतिवेदन स्तर। प्रतिवेदन स्तर में जो समिति ने रिपोर्ट दी, सदन उसके ऊपर विचार विमर्श करता है। सदन चाहे तो उस समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है और एक बार पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है। इसके पश्चात प्रत्येक धारा प्रतिधारा पर मतदान होता है और स्वीकार होने पर विधेयक तृतीय वाचन में चला जाता है। फिर आता है तृतीय वाचन। तृतीय वाचन के अंतर्गत विधेयक के सिद्धांतों पर एक बार पुनर्चर्चा होती है। कोई संशोधन नहीं लाया जाता, लेकिन जो छोटी मोटी त्रुटि होती है भाषा संबंधी या व्याकरण संबंधी, उन्हें दूर कर लिया जाता है और आवश्यकता होती है तो मतदान करा लिया जाता है और विधेयक को पारित किया जाता है। तृतीय वाचन में जब विधेयक पारित कर दिया जाता है तो विधेयक चला जाता है दूसरे सदन में। अगर मान लीजिए प्रथम सदन लॉर्ड सभा है तो विधेयक चला जाएगा कॉमन सभा में, और यदि प्रथम सदन कॉमन सभा है तो विधेयक चला जाएगा लॉर्ड सभा में। दूसरे सदन में जाने के पश्चात ये सारा प्रोसीजर वापस गुजरता है। द्वितीय सदन में प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, समिति स्तर और प्रतिवेदन स्तर और तृतीय वाचन भी होता है। और इसके पश्चात अगर द्वितीय सदन उसको पारित कर देता है तो उसके पश्चात विधेयक चला जाएगा सम्राट की स्वीकृति के लिए। हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाता है और वहाँ पर सम्राट की स्वीकृति के लिए चला जाता है, और सम्राट जब उस पर अपनी स्वीकृति दे देता है तो वो विधेयक जो है कानून बन जाता है। और इस तरह से ये साधारण विधेयक पारित किए जाते हैं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ एक और बताऊं कि यदि मान लीजिए दोनों सदनों में अगर मतभेद होता है तो क्या स्थिति रहती है। यदि मान लीजिए पहला सदन लॉर्ड सभा है और दूसरा सदन अगर कॉमन सभा है और कॉमन सभा ने अगर उस विधेयक को स्वीकार नहीं किया है तो विधेयक का अंत हो जाएगा। लेकिन यदि मान लीजिए पहला सदन लॉर्ड सभा है और दूसरा जो सदन है कॉमन सभा अगर है, और कॉमन सभा पहला सदन यदि कॉमन सभा है और द्वितीय सदन यदि लॉर्ड सभा है और लॉर्ड सभा कोई सुझाव कोई संशोधन देती है तो कॉमन सभा मानने के लिए या नहीं मानने के लिए स्वतंत्र होती है। यदि कॉमन सभा मान लेती है तो ठीक है, अगर नहीं मानती है तो 1 वर्ष के पश्चात वो विधेयक वापस बना सकती है। 1 वर्ष का समय होता है। पहले जब विधेयक पारित किया था उसके द्वितीय वाचन से लेकर दोबारा जब पारित करती है उसके तृतीय वाचन के बीच में यदि 1 साल का समय हो जाता है और कॉमन सभा उस विधेयक को वापस पारित कर देती है तो वो विधेयक वैसा ही पारित होगा जैसा कॉमन सभा चाहती है। अर्थात लॉर्ड सभा केवल 1 वर्ष की देरी कर सकती है। अंतिम निर्णय कॉमन सभा के द्वारा ही लिया जाता है। तो साधारण विधेयक में कॉमन सभा लॉर्ड सभा केवल 1 वर्ष की देरी कर सकती है और अंतिम शक्ति कॉमन सभा के पास ही होती है। फिर अपन देखते हैं वित्तीय विधेयक। देखिए वित्तीय विधेयक का भी तरीका यही होता है। जो अंतर है मैं वो यहाँ स्पष्ट कर रही हूँ। सबसे पहला जो अंतर ये होता है, वित्त विधेयक हमेशा कॉमन सभा से शुरू होते हैं। अर्थात साधारण विधेयक जो होते हैं दोनों में से किसी भी सदन में रखे जा सकते हैं, लॉर्ड सभा में भी और कॉमन सभा में भी, लेकिन वित्त विधेयक हमेशा कॉमन सभा से शुरू होंगे। वित्त विधेयक को सम्राट की परमिशन से वित्त मंत्री अर्थात मंत्री ही प्रस्तुत करता है, निजी सदस्य उसको प्रस्तुत नहीं करते। वित्त विधेयक के साथ में तीसरी बात ये होती है कि वित्त विधेयक के साथ में कॉमन सभा के स्पीकर का सर्टिफिकेट होता है। कॉमन सभा का स्पीकर उसे प्रमाणित करता है कि ये वित्त विधेयक है। अगर ये सर्टिफिकेट नहीं है तो वो वित्त विधेयक नहीं माना जाएगा और वो विधेयक साधारण या सार्वजनिक विधेयक की कैटेगरी में चला जाता है। तो वित्त विधेयक कॉमन सभा में रखे जाएंगे, मंत्री ही प्रस्तुत करेंगे और कॉमन सभा के स्पीकर का उस पर सर्टिफिकेट होता है। कॉमन सभा वित्त विधेयक के खर्चों में कमी कर सकती है, वृद्धि नहीं कर सकती है, विचार विमर्श करती है। विचार विमर्श करने के पश्चात कॉमन सभा इसको पारित करती है, प्रथम वाचन द्वितीय वाचन। द्वितीय वाचन के पश्चात जब वो समिति स्तर आता है तो जो वित्त विधेयक होते हैं वो संपूर्ण सदन की समिति के पास चले जाते हैं। संपूर्ण सदन अर्थात कॉमन सभा समिति में कन्वर्ट हो जाती है
और समिति में कन्वर्ट होने के पश्चात दो रूपों में चर्चा करती है। एक आय या इनकम पर जब चर्चा करती है तो वो साधन या उपाय समिति कहलाती है, और जब खर्च पे चर्चा करती है पूर्ति या संवरण समिति होती है। तो वो समिति यहाँ पे बदल जाएगी, केवल यहाँ पे समिति स्तर पर समिति फिर अपना प्रतिवेदन देती है। प्रतिवेदन देने के पश्चात तृतीय वाचन होता है। तृतीय वाचन होने के पश्चात वो लाट सभा में चला जाता है। लाट सभा के पास केवल 1 महीने का समय होता है। 1 महीने में वो पास कर देती है तो ठीक है, संशोधन देती है, कॉमन सभा मान लेती है तो ठीक है, वरना वो विधेयक वैसा ही पारित होगा जैसा कॉमन सभा चाहती है। अर्थात वित्त विधेयक में लाट सभा केवल 1 महीने की देरी कर सकती है। अब अपन देखते हैं निजी सदस्यों के विधेयक, अर्थात ये जो थे वो सरकारी विधेयक थे जो मंत्री और प्रस्तुत करते थे, वो साधारण और वित्तीय विधेयक कहलाते थे। निजी सदस्यों के विधेयक, इसका मतलब है जो विधेयक मंत्रियों के द्वारा प्रस्तुत नहीं किए जाते उन्हें हम निजी सदस्यों के विधेयक कहते हैं। व्यवस्था एक ही यही है, स्तर एक ही यही है, ये भी दोनों में से किसी भी सदन में रखे जा सकते हैं। इसके लिए ब्रिटेन में एक व्यवस्था कर रही है कि शुक्रवार का दिन निर्धारित किया हुआ है। शुक्रवार को निजी सदस्यों के विधेयकों पर चर्चा की जाती है। ये विधेयक भी साधारण ही होते हैं, और जो सदस्य इसको प्रस्तुत करना चाहता है वो लिपिक के पास इसको जमा करा देता है और लिपिक उस पर नंबर डाल देता है, और जिसका पहले नंबर आता है वो इस शुक्रवार को, जिसके दूसरे नंबर पे आता है अगले शुक्रवार को उस पर चर्चा होती है। बहुत कम समय इसके लिए दिया जाता है, और निजी सदस्यों के विधेयक लगभग वही पारित होते हैं जिनको सरकार का समर्थन होता है। समिति यहाँ बदल जाएगी, बाकी व्यवस्था वैसी की वैसी होती है। फिर होता है असार्वजनिक विधेयक, अर्थात किसी विशेष निगम या किसी विशेष स्थान या किसी विशेष निवासियों के लिए अगर होता है तो हम उसे असार्वजनिक विधेयक कहते हैं। असार्वजनिक विधेयक देखिए होते हैं वो भी नोटिस देकर सदन में रखे जाते हैं। जो व्यक्ति इसको प्रस्तुत करना चाहता है वो पहले इसके लिए जो इंचार्ज बना हुआ होता है, एक अधिकारी को इंचार्ज बना के रखते हैं, वहाँ व्यवस्था की हुई होती है, उससे वो चेक कराता है कि ये विधेयक सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करता है या नहीं करता, सारी औपचारिकताएं पूरी करता है या नहीं करता है। वो जब जांच करके उसको यस कर देता है उसके पश्चात ये सदन में नोटिस देकर रखा जाएगा। सदन में जब इसको रखा जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, तो इसके उद्देश्य और इसके लाभ या इसकी आवश्यकता के बारे में बताया जाता है। प्रस्तुतकर्ता इसका पूरा खर्चा जमा कराता है, इस विधेयक को पारित होने के में जितना आएगा वो जमा कराता है, और उसके पश्चात उसको रखा जाता है और वो सदस्य इसके लाभ और महत्व के बारे में बताता है। द्वितीय वाचन के पश्चात जो समिति है वो भी यहाँ बदल जाएगी। अगर इस विधेयक के बारे में कोई विरोध नहीं है तो वो निर्विरोध समिति के पास चला जाएगा, और यदि कोई विरोध है तो असार्वजनिक विधेयक समिति के पास चला जाता है। यहाँ पर जो समिति है वो पावरफुल होती है। असार्वजनिक विधेयक के ऊपर समिति न्यायालय के जैसे विचार करती है, और अगर समिति उचित समझती है तो वो विधेयक आगे चलता है, वरना वो विधेयक अंत हो जाता है। तो असार्वजनिक विधेयक में समिति पावरफुल होती है, विधेयक का अंत कर सकती है। बाकी विधेयकों में समिति अपना प्रतिवेदन देती है, सदन पर निर्भर करता है कि वो उसे स्वीकार करे या अस्वीकार करे। इस तरह ब्रिटेन में कानून निर्माण प्रक्रिया चलती है। धन्यवाद।